अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 28th लेक्चर शुरू करते हैं। ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स। होपफुली वी हैव 30 or 31 lectures. So let's have a look what we are going to learn today. जी, इस कैरियर डेवलपमेंट क्या है, कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस की जाती है, कौन इसका बेनिफिशियरी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि गोल क्या है। द गोल मैच इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। देखिए, लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उनका मकसद डेवलपमेंट होता है, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया है उसी पोस्ट पे सारी उम्र रहना नहीं चाहते, वो सीनियर एम्प्लॉय और सीनियर एग्जेक्टिव की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल की नीड्स हैं। दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी सीनियर लेवल मैनेजमेंट चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम पुराने लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उन स्लॉट्स को फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी लोग चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली एक टू वे इंटरेक्शन होता है। लोगों को भी सीनियर पोस्ट की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनाइजेशन को सीनियर पोस्ट के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। देन आइडेंटिफाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं कि हमारे पास आने वाले सालों में कितनी सीट्स, कितनी स्लॉट्स वेकेंट होंगी और उनको हमने किस तरह फिल करना है। देन कम्स गेज एम्प्लॉय पोटेंशियल। लोगों में भी पोटेंशियल देखना होता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्स जो जूनियर पॉइंट हो वो सीनियर और मोस्ट सीनियर और एग्जेक्टिव लेवल तक पहुंचे। कुछ में इतना पोटेंशियल होता है, कुछ में इतना पोटेंशियल नहीं होता। एंड देन कम इंस्टीट्यूट कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और फाइनली फिर आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैरियर डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लेने होते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ तो समझ ली कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी वो इंडिविजुअल। कैरियर डेवलपमेंट में दोनों साइड से इनपुट आनी होती है। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं और फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हैं। अगले 5 साल, अगले 10 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, हम नए मुल्कों में अपने ऑफिस ओपन करेंगे, हम मल्टीनेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे गोल्स और जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज हैं ये क्लियरली बताई जाती हैं ताकि लोग खुद को उनके लिए तैयार करें। क्रिएटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लोगों में ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनानी होती हैं। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज देनी है और लोगों ने उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करना है। ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ कोर्स जो लोग सीनियर पोस्ट के लिए मूव करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए, तभी वो उन पोस्ट के लिए मूव करने में अट्रैक्टिवनेस फील करेंगे। प्रोवाइडिंग द टाइम फॉर एम्प्लॉय टू लर्न। एक तो हमारी ऑन जॉब लर्निंग है, इसके अलावा लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, तो उन प्रोग्राम्स के लिए अलग से टाइम दिया जाए लोगों को। ये तो थी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब दूसरी साइड पे एम्प्लॉय की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले नो योर सेल्फ। आपको खुद को अपनी ज़ात का पता होना चाहिए कि किस फील्ड में मैं बेहतर हूँ, किस फील्ड में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बेहतर है, मैं उसमें ग्रो करना चाहता हूँ, उसमें सारी उम्र गुजारना चाहता हूँ, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ अर्निंग ज्वाइन किया है, मेरा लॉन्ग टर्म कैरियर वहाँ पे नहीं है। तो इंसान को खुद अपनी ज़ात का पता होना चाहिए। मैनेज योर रेपुटेशन, उसके बाद इंसान को अपनी लॉन्ग टर्म में रेपुटेशन को मैनेज करना होता है। ये शख्स दयानतदार है, ये मेहनती है, ये वक्त पे आता है, ये ओवरऑल हमारी कुछ लोगों के मतलब राय कायम होती है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, ये एक दिन में नहीं होती। तो उस चीज़ को भी हमें मैनेज करना होता है। बिल्ड एंड मेंटेन नेटवर्क, लोगों के साथ इंटरनल एक्सटर्नल सीनियर मैनेजमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। कीप योर सेल्फ अप टू डेट। ऑफ कोर्स वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो गुजरते हुए वक्त के साथ आपको खुद को अपडेट रखना पड़ता है।
ऐसे नहीं है कि जनाब अब मेरी उम्र 40 साल हो गई, अब मैं आईटी पे काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर मेरे बस की बात नहीं है और उसके बावजूद भी मुझे तरक्की चाहिए। नो, इट्स इम्पॉसिबल। बैलेंस योर स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट कॉम्पिटेंसी। देखिए, कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं इंसानों की, स्पेशल चीज़ों में उसकी कॉम्पिटेंसी होती है। सीनियर एग्जेक्टिव है, प्लानिंग में उसकी उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन उसके साथ जनरल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए। वो लोगों को मैनेज कर सके, वो बजटिंग कर सके, वो मार्केटिंग को देख सके। तो उसको अपनी स्पेशलिस्ट अप्रोचेज पे भी स्पेशलाइजेशन को भी फोकस करना होता है और जनरल कॉम्पिटेंसीज दोनों को इन्हेंस करना होता है। डॉक्यूमेंट योर अचीवमेंट। डाउन द रोड आप 2 साल 4 साल में जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें, ताकि फर्दर जब आप वैल्यूएशन के लिए पेश हों तो आप अपनी अचीवमेंट को सामने रख सकें। कीप योर ऑप्शंस ओपन। अब अपनी ऑप्शंस ओपन रखें कि जनाब मेरे पास फलां पोस्ट के लिए भी इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, फलां पोस्ट के लिए मैं मूव कर सकता हूँ और फलां पोस्ट के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए। परफॉर्मेंस एक ऐसी इक्वेशन जो हम अब सब्जेक्ट के स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, और again the basic question is same: why do we care about performance? Because performance is a function of ability, opportunity and motivation. And as a manager, as an organizational behavior expert, as a HR manager, we are primarily concerned about performance more than anything else. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रियल लाइफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एक तो इवैल्यूएशन है, दूसरा उसका डेवलपमेंटल उसका पर्सपेक्टिव है। इवैल्यूएशन में क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर काम कर रहा है और उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर एक। और कौन लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे। जो लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपने प्रमोशन देनी है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं। और जो डिपार्टमेंट बेहतर काम नहीं कर रहे, आपने उनको वार्न करना है, उनसे उनकी एफिशिएंसी का, उनकी परफॉर्मेंस का हिसाब लेना है। तो इसके टू वेज हैं, एक तो इवैल्यूएशन का एक इसका पर्सपेक्टिव है और दूसरा इसका डेवलपमेंटल का पर्सपेक्टिव है कि हमने डेवलप करने के लिए भी लोगों को अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी है। जी, देखें ये ज़रा परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कर रहा है। सुपीरियर कर रहे हैं, कस्टमर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, इंसान खुद सेल्फ वो खुद अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है कि भाई मैं कितना बेहतर तौर पे काम कर सका, क्या मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। आपके पीयर्स जो कोलीग्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, आपकी टीम मेंबर, आपका टीम लीडर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, इवन आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। तो ये एक 360 डिग्री व्यू है। किसी भी जो स्टेक होल्डर है उसको आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का कहा जा सकता है। आप कस्टमर सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं, कॉल के एंड पे आपको कहा जाता है कि आप अगर हमारे नुमाइंदे की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं तो 1 दबाएं, अदरवाइज 0 दबाएं। आप गवर्नमेंट ऑफिस विजिट करते हैं, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की कॉल्स आती हैं। तो बेसिकली हमारा सुपीरियर्स भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, हमारे कोलीग्स, हमारी टीम। व्हाट डू वी इवैल्यूएट? बेसिकली हम किस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज इन सेंटर। तो हम कौन सी चीज़ चेक करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो इंडिविजुअल टास्क आउटकम। एक शख्स के जिम्मे जो टास्क था, क्या वो उसने परफॉर्म कर दिया है मुकम्मल? क्या वो उसी तरह ही परफॉर्म हुआ है जिस तरह वो होना चाहिए था? देन कम बिहेवियर। उस टास्क को परफॉर्म करते हुए उस शख्स का बिहेवियर कैसा था? क्या वो फ्रेंडली बिहेवियर था? क्या उसने कस्टमर को इस तरह डील किया तो वो दोबारा भी उसके पास आना पसंद करेगा? और फिर उसके पास स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं, उसकी स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसकी मोटिवेशन है कि उसने बेहतर तौर पे कैसे परफॉर्म किए हैं। क्या उसने एक 5 मिनट के काम करने को 5 मिनट में ही परफॉर्म किया, या 5 मिनट के काम को उसने 4 बार गलत किया और 5वीं बार उसने ठीक तौर पे परफॉर्म किया? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे होते हैं, किसी को रेटिंग दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस पर्सन इज नॉट एज गुड एज दैट पर्सन, मिस्टर ए इज बेटर देन मिस्टर बी।
तो किन बेसिस पे हम उसको रेट कर सकते हैं या उनमें गलतियां क्या होती हैं? कॉमन रेटर एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो कॉमन हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो क्या हैं? सबसे पहले सुपरवाइजरी बायस। सुपरवाइजर है वो इवेल्युएशन कर रहा है, वो बायसनेस का शिकार है, वो जानिबदार है। एक पार्टी, एक शख्स या एक डिपार्टमेंट को वो पसंद करता है और उसको वो बेहतर मार्क्स देना चाहता है, उसकी रेटिंग वो जानबूझ के बेहतर कर देता है। तो ये सुपरवाइजरी बायस है। उसके बाद हॉलो इफेक्ट है। हॉलो इफेक्ट क्या है? आपको एक चीज़ पसंद है, सपोज आप एक यूनिवर्सिटी जहाँ से आप खुद पढ़ के आए हैं, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेटी में बैठे हैं, एक शख्स आता है और उसकी डिग्री भी उसी यूनिवर्सिटी की है जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझेंगे कि ये शख्स बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करेगा। बेसिकली दिस इज हॉलो इफेक्ट। किसी एक ग्रुप के साथ एसोसिएट होने की वजह से हम उस ग्रुप के हर मेंबर को बेहतर तौर पे रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। देन कम सेंट्रल टेंडेंसी। हम सारे लोगों को एवरेज पे मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई की ड्यू वेटेज नहीं दी जाती और जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया होता उनको लो परफॉर्मेंस की भी लो उनको रेटिंग नहीं दी जाती। तो हम सेंटर में हर शख्स को एवरेज मार्क्स देना शुरू कर देते हैं। ये भी एक गलती होती है। फिर लीनियंसी, हम लीनियंट हो जाते हैं कि ठीक है, अगर एक शख्स परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा स्टिल इट्स ओके। तो ये भी एक रेटिंग के अंदर एक मेजर गलती होती है। देन कम स्ट्रिक्टनेस। लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस इज ऑपोजिट। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं समटाइम। आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, समटाइम वो बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू देते हैं और समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखा देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली मिस्टेक्स हैं परफॉर्मेंस रेटिंग में। इनके दरमियान का जो एतदाल का रास्ता है वो होना चाहिए। फिर एक बड़ी अहम किस्म की गलती होती है रीसेंसी। सपोज आप एक साल की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, तो साल में 12 महीने हैं, आप 12 महीनों की इक्वली एवरेज पे आप उनकी रेटिंग करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार करेंगे। गलती तब होती है जब एक शख्स ने 11 महीने परफॉर्म नहीं किया और जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी है उस महीने उसने एक या दो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाइनमेंट कर दी, तो अब आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर उसको पूरे साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल दे देते हैं और बाकी लोग जिन्होंने ग्रेजुअली और मुश्किल मिजाजी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है उनकी टोटल आउटपुट इस शख्स से ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने चूंकि ग्रेजुअल दी होती है, 12 महीनों में दी होती है, तो आप उनको बेहतर रेटिंग नहीं देते और जिस शख्स ने रिसेंटली बहुत अच्छा काम किया होता है उसको आप एक गलती के जरिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक ह्यूमन एरर के जरिए उसको बेहतर रेटिंग दे देते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं। दोबारा से हम इनको रिपीट करते हैं। सुपरवाइजरी बायस होता है कि सुपरवाइजर बायस हो जाता है, वो एक शख्स को पसंद करता है या किसी भी रीजन से उसको बेहतर रेटिंग देता है। फिर हॉलो इफेक्ट है, किसी एक ग्रुप के साथ एसोसिएट होने की वजह से या किसी एक खूबी की वजह से हम एक शख्स को बेहतर या बुरी रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, हम हर शख्स को एवरेज पे इवेल्युएशन करना शुरू कर देते हैं। लीनियंसी, हम बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार करते हैं और स्ट्रिक्टनेस, हम बहुत ज़्यादा सख्ती इख्तियार करते हैं। ये दोनों ही एट द सेम टाइम गलत हैं, एतदाल का रास्ता होना चाहिए। और फिर रिसेंसी, हम मोस्ट रिसेंट जो परफॉर्मेंस होती है उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं और बाकी सारे पीरियड की उसकी परफॉर्मेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की फेलियर की कुछ रीज़न हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल नॉर्मली हम देखते हैं हमारे दफातर में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तौर पर नहीं हो पाता। रीज़न क्या है? कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की चीज़ें हैं। मैनेजर लैक्स इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अप्रेजल स्किल्स, मैनेजर नॉट टेकिंग अप्रेजल सीरियसली। तो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की कुछ रीजंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं। इनको समझने के लिए शायद बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने समझा क्या है। एक पार्टी उसमें इंडिविजुअल है या एम्प्लॉय है, दूसरी पार्टी उसमें ऑर्गेनाइजेशन है। हमने देखा कि सुपीरियर जो हैं, बॉस हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, वो सारे आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में गलतियाँ कहाँ पे आती हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, एम्फसाइज ऑन बिहेवियर रेदर देन ट्रेड्स। हमें लोगों के बिहेवियर पे बात करनी होती है कि इस शख्स का ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इसका बिहेवियर कैसा है। डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मेंस बिहेवियर इन अ डायरी।
हम लोगों की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं डाउन द रोड, वो 1 साल या 3 साल के अरसे के लिए होती है, तो हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक डायरी होनी चाहिए जिसमें हम अपने नोट्स, अपनी याददाश्त बनाते जाएं, एज एन एम्प्लॉय भी और एज अ मैनेजर भी। यूज मल्टीपल इवेलुएटर्स। तो एक शख्स को एवेलुएट करने के लिए सपोज आप कहते हैं जी ऑफिस टाइमिंग है 8 to 4। अब ये एक शख्स पूरा अरसा 8 to 4 आता रहा है, लेकिन ओवरऑल उसका आउटपुट जो है वो बहुत कम है। तो अब अगर आप एक ही क्राइटेरिया के ऊपर उसको एवेलुएट कर रहे हैं कि कौन शख्स वक्त पे आया है, तो डेफिनेटली वो शख्स टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल एवेलुएटर्स के ऊपर उसको एवेलुएट करेंगे कि परफॉर्मेंस आउटपुट कितनी दी है, कितनी असाइनमेंट्स वक्त पे मुकम्मल की हैं, जब आप मल्टीपल इवेलुएटर्स के ऊपर उसको इवेलुएट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये शख्स सिर्फ वक्त पे आ रहा है और जा रहा है, काम नहीं कर रहा। ट्रेन इवेलुएटर्स, जिन लोगों ने इवेलुएट करना होता है उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेनर की ट्रेनिंग बजाते खुद बहुत ज़रूरी होती है। दैन ट्रेन एम्प्लॉयज़। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं, आप उनसे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में शमूलियत इख्तियार करानी होगी। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद ड्यू प्रोसेस। लोगों को पूरे प्रोसेस के साथ आपको विजन देनी होगी, उनको पूरा प्रोसेस गाइड करना होगा, उनको बताना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह चीज़ें प्रोसेस होती हैं, किस तरह हम आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या क्या तरीकाकार होगा। प्रोवाइड परफॉर्मेंस फीडबैक। आपको परफॉर्मेंस का फीडबैक देना होता है, हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद आप उनको फीडबैक दे सकते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये थे और आप उसके मुताबिक कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। जब आप उनको फीडबैक देंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हम अप टू द मार्क हैं, हम बिलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं या हम हाई जा रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।